आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे अपनी न्यूज़लेटर की, जो ऑडियो और टेक्स्ट के शक्ल में आपके पास हो जाता है। मेरे साथ हैं राजेश चतुर्वेदी और गौरव नौरियाल। और एक खबर शायद यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि मणिपुर में जो है वापस हिंसा का दौर शुरू हो गया है। और लंबे समय के बाद भी, जब वहाँ पे राज्यपाल राष्ट्रपति शासन है, उसके बाद भी जो हिंसा के दौर वहाँ पे लगातार चलते रहे हैं और चीजें संभल नहीं पाई। तो गौरव, इस मणिपुर और बाकी कौन सी खबरें हैं आज हमारे पास? जी, मणिपुर के अलावा हमारे पास बिहार वापस से सुर्खियों में बना हुआ है। लगातार वहां पे जन प्रमाण पत्र एक मसला अटक गया है कि मतदाता सूची में आपको नाम जोड़ना है तो तमाम आपको वापस से अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। तो ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। एक खबर आई है उड़ीसा से, जहां भाजपा के कुछ नेताओं ने एक वरिष्ठ अफसर को दफ्तर से बाहर घसीटा और उसके साथ पिटाई विटाई की। उसकी फोटोग्राफ्स आई हैं और उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। अडानी परिवार जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में शामिल होने गया और यहाँ पे उनको बाकायदा खास वीआईपी ट्रीटमेंट मिला है। अडानी परिवार की सुविधा के लिए रथों को भी रोका गया। तो एक ही खबर आई है। ट्रंप ने फिर से कहा है और अब 19वीं बार कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाने वाले जो असली खिलाड़ी हैं वो खुद ट्रंप हैं और अमेरिका। एक फैसला कोर्ट का आया है जिसमें उसने स्त्रीत्व के सवाल पर अपना फैसला कोर्ट ने सुनाया। तो इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है स्त्रीत्व, ट्रांस के लिए भी, ट्रांसजेंडर के लिए भी उन्होंने स्त्रीत्व, मतलब उनका कहना है कि ये केवल स्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, ये ट्रांसजेंडर में भी हो सकता है, ये एक भाव है। तो इस पे हम आगे बात करेंगे। यूनियन कार्बाइड का 337 टन जहरीला कचरा पूरा जला दिया गया है। एक भोपाल से ये खबर आई है। ये बड़ा मामला था। यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री बड़ी औद्योगिक आपदा का वजह बनी थी। इसके अलावा टी राजा सिंह है, तेलंगाना में बहुत अपने नफरती भाषणों के लिए जाने जाते हैं, भाजपा नेता हैं। अब खबर आई है कि उन्होंने भाजपा छोड़ दी है नाराज होकर। वहां पे प्रदेश अध्यक्ष कोई और चुने गए। इस बात से टी राजा सिंह नाराज थे और उन्होंने भाजपा से किनारा कर लिया। ये तेलंगाना में भाजपा के प्रमुख चेहरा रहे पिछले कुछ सालों से टी राजा सिंह, लगातार सुर्खियों में रहते। तेलंगाना की ही केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट से 13 मजदूरों की मौत की सूचना है। इसमें 34 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक ही खबर आई है। कोलकाता से बहुत ही हिला देने वाली एक खबर आई है। गैंगरेप की खबर है। और हैरानी वाली बात यह है कि जो आरोपी है वो राजनीतिक संरक्षण उसे मिला हुआ है। तमाम बड़े नेताओं के साथ आरोपी की तस्वीरें हैं टीएमसी के। पहले भी उस पर अपराध रहे, उसके बावजूद उसकी नियुक्ति होती है। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला वहां से सामने। चलते चलते हमने एक खबर की है। एक पुराना मामला है। आयतुल्ला खुमैनी के बाराबंकी कनेक्शन को हम यहाँ तलाश रहे हैं कि आयतुल्ला खुमैनी के भारत से क्या रिश्ते थे। सईद नकवी की ये स्टोरी हमने कैरी की है। तो इस पे भी हम आगे बात करेंगे। शुरुआत हम मणिपुर से करते हैं, जहां दोबारा से हिंसा की लपटें उठने लगी हैं। जी, दोबारा नहीं, मेरे ख्याल से वहाँ लगातार ही कुछ ना कुछ हो रहा है। और ये जितने भी बहुत मजबूत प्रशासन और डबल इंजन और ये सब करते रहते हैं, पर इनसे ये सध नहीं रहा है। लंबे समय से मेरे ख्याल से राजेश, एक 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है मेरे ख्याल से मणिपुर को हाँ, और मई और मई 2023 में शुरू हुई थी वहां हिंसा की घटनाएं। मई 2023, 2 साल हो गए। और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें ही उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा। और अभी तक वो जो दो समुदाय हैं, कुकी और मैती, दोनों के बीच में सुलह, समझौता, शांति नहीं करवा पाए हैं। जबकि पूर्व गृह सचिव को वहाँ का राज्यपाल बनाया गया है, उसके बाद भी सरकार अपनी, जाहिर तौर पे वो अपनी गंभीरता के साथ उनके प्रयास रहे तो होंगे ही, पर फिर भी मणिपुर जो है इस बात का सबूत है कि भारत सरकार और वहाँ का जो शासन है वो इसको ठीक से संभाल नहीं पाया है। राजेश? हाँ बिल्कुल, मतलब जब
घटनाएं लगातार हो रही हैं। और हम पिछले दिनों भी हमने मतलब जैसे फरवरी में इन्होंने वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया था, और 9 फरवरी को शायद बीरेंद्र सिंह का इस्तीफा हुआ था, जो बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री होते थे। अब 5 महीने हो जाएंगे, मतलब 10-12 दिन बाद राष्ट्रपति शासन के, मगर स्थिति में कोई परिवर्तन आया नहीं है। कल भी जो है वो खबर में है इस बात का उल्लेख कि गृह मंत्रालय के साथ मैतेई समुदाय के लोगों की बैठक थी, और उसमें उन्होंने मांग की कि भाई हम शांति चाहते हैं और शांति बहाल की जाए वगैरह। वहां शांति बहाली की मांग की जा रही, राष्ट्रपति शासन के लागू होने के 4-5 महीने बाद, मतलब शांति अभी नहीं है, तो मांग की जा रही है शांति बहाली की। वो कुकी समुदाय ने भी जो है रिटेलिएट किया है कि भाई ये मतलब एक तरफा नहीं होगा मामला। तो माने चीजें जो 2023 मई में शुरू हुई थी वो कायम है, वो दूर नहीं हुई है। वो सवाल, वो समस्याएं, वो तकलीफें वो दूर नहीं हुई हैं। ऑल्दो भारत सरकार या केंद्र सरकार बहुत भरसक प्रयत्न कर रही है कि वहां एक मतलब लोकप्रिय सरकार का फिर से गठन कर दिया जाए और दोनों समुदायों के बीच शांति और सौहार्द स्थापित हो जाए, सारी चीजें फिर से सामान्य हो जाए, नॉर्मल हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब वो क्यों नहीं हो पा हालांकि रहा है? दोनों पक्षों से मतलब उस तरीके से बात की जा रही है कि नहीं की जा रही है, क्योंकि अब तो मतलब राष्ट्रपति शासन है ना, अब चीजें सीधे जो है मतलब केंद्र के अधीन है। अब इसीलिए जो है जो देश के पूर्व गृह सचिव है उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि वो पहले से ही सारी चीजें समझ रहे होंगे। और गृह मंत्रालय के वो जो उन्होंने मतलब ट्रैफिक के लिहाज से या ट्रांसपोर्ट के लिहाज से वो चीजें जो अभी तक जो है खोली नहीं गई है उस तरह से, जिस तरीके से बीच में प्रयास भी किए गए, तो लोग जो है लोगों ने उसका विरोध कर दिया स्थानीय स्तर पे। तो कल भी जो ये घटना हुई है, ये बड़ी मतलब गंभीर घटना है कि गोलीबारी की जा रही है, फायरिंग दिन दहाड़े, और उसमें इसमें जो उसमें जो एक कुकी समुदाय का जो है वो नेता मारा गया है, उसमें 3 और लोग मारे गए हैं। उसमें ये भी एक रेखांकित करने की बात है कि एक तरफ 2 साल से ज्यादा समय हो गया जिस समय मणिपुर सुलग रहा है, लगातार दिक्कतें हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं, और दुनिया भर में हमारे प्रधानमंत्री के पास अभी तक मणिपुर जाने का वक्त उनको नहीं मिला है। वो आज ही विदेश यात्रा में निकले हैं अपने 5 देशों को, जिसमें नामीबिया जैसे देश हैं और इस तरह के देश हैं। मणिपुर के लिए अभी तक प्रधानमंत्री के पास जो है वक्त नहीं मिला है, 2 साल से ज्यादा से लग रहा है। तो ये एक रेखांकित करने की बात है। हालांकि इस प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत है मणिपुर में, जब तक अगर ये सारा काम प्रशासन को, गृह मंत्रालय को, स्थानीय प्रशासन को सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, पर उनसे हो नहीं पा रहा है, और मोदी जी के पास उसके लिए वक्त नहीं है मणिपुर के लिए। और इस बारे में जब भी कोई सवाल किए जाते हैं तो उसके जवाब भी पारदर्शिता से नहीं दिए जाते हैं, चाहे वो संसद में हो या सरकारी स्तर पर। तो वो एक मेरे ख्याल से पीछे कुछ दिनों पहले राज्यपाल को भी एक सड़क के रास्ता छोड़ के हवाई रास्ते से जाना पड़ा था, क्योंकि शायद कोई दिक्कत हो गई थी वहाँ पे। हाँ, मतलब वो दिल्ली आए थे, दिल्ली गए थे मीटिंग में भाग लेने के लिए। दिल्ली से जब वहां लौटे तो इम्फाल के जो है एयरपोर्ट से या हवाई पट्टी से उनको राजभवन तक वो चॉपर से जाना पड़ा, सड़क मार्ग से नहीं गए, वहीं की वहीं लोकल। तो वो ये क्या दिखाता है, ये बहुत गंभीर स्थिति है, और वो घटनाएं हो ही रही हैं। घटनाएं जो है थमी नहीं है वहां, माने चैन और शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और आप ये सबसे बड़ा सबूत ये है कि राष्ट्रपति शासन कायम है, और वहां केंद्र सरकार ने कोशिशें की हैं कि एक जनता की जो सरकार है, जो डिफंग कर रखा है उसको, विधानसभा को उसको बहाल करके एक सरकार बनाई जाए, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिल रही है। कि जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं
वो फिर से अपनी एक नई सरकार का गठन कर लें, उसमें भी कामयाबी नहीं मिल रही है। ये भी यही अपने आप में दर्शाता है ना कि वहां जनता के लेवल पे, पब्लिक के लेवल पे चीजें सामान्य नहीं हुई हैं। वरना उसके द्वारा निर्वाचित, जनता द्वारा निर्वाचित जो है, जो जनप्रतिनिधि सरकार बनाने में कामयाब हो जाते, वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो इसमें एक सवाल यह है कि ये मणिपुर अगर ये कहीं किसी और बाकी राज्यों में हो रहा होता है इस तरह का कुछ, तो क्या तब भी उनके साथ भी इस तरह का बर्ताव किया जाता? क्या मणिपुर के साथ जो है वो एक जिसे कहते हैं कि उन पे पूरा ध्यान उस तरह से नहीं दिया गया है? इन सारी चीजों के जवाब जो हैं आपके पास मुश्किल से आते हैं, क्योंकि इस बारे में कोई पारदर्शिता या जवाबदेही से बात नहीं कर रहा होता। झूठे दावे सरकार करती, चाहे संसद पे हो या बाकी जगह पे हो, कि हाँ हाँ शांति आ चुकी है, सब कुछ नियंत्रण में, पर उसके कुछ दिनों बाद ही ये बातें खोखली और झूठी साबित होती हैं और उसका कोई जवाबदेही उठा नहीं रहा होता। जैसे कि हमें ये भी नहीं अभी तक पता कि वो 4 लड़के कौन थे, जिनके बहुत जल्दी में स्केच तो जारी कर दिए गए थे, पर वो हैं कहाँ पर, वो कैसे आए, कैसे गए, पहलगाम वाले मामले में। और फिर हम पूरा का पूरा जो विवाद है वो शिफ्ट हो जाता है कि पाकिस्तान पे हमने जो अटैक किया उसके कारण हमने ये कर दिया, हालांकि उससे भी हम कितने आतंकवादी ठिकानों को किस तरह से नष्ट कर पाए इसकी कोई तस्दीक नहीं हो पाती है। पर ऐसा कह दिया जाता है और ऐसा फिर मान लेना चाहिए कि हाँ अगर वो कह रहे हैं तो ठीक है, हालांकि वो भले ही यथार्थ के धरातल पर वो झूठा और खोखला दावा साबित होता रहे। ये एक लगातार हम एक पैटर्न की तरह भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जो चुनाव आयोग ने एक छोटी सी छूट दी है उस मतदाता सूची में, जिसमें वो एक गहन संपादन जो कर रहे हैं मतदाता सूची का, लगा बिहार चुनाव में ऐसे नवंबर में जो उनका जो कार्यकाल खत्म हो रहा है बिहार विधानसभा का, तो नवंबर से पहले चुनाव होंगे, उसके एंड पहले वो वहाँ की मतदाता सूची को ठीक करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। और उसमें पहले तो ये था कि वो अपने माता पिता के होने का, उनके जन्म के प्रमाण पत्र वगैरह उनको लाने का वो था, पर अब वो थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी ढील देके कहा गया कि उनका 2003 की अगर मतदाता सूची में उनका नाम है तो वो उसको उद्धरण देके अपना नाम शामिल करवा सकते हैं। क्या इससे राजेश उनकी दिक्कतें जो हैं, जो मतदाता सूची में लोग जो बाहर हैं या जो उसमें आएंगे, या आपका नाम होते हुए आपका नाम काटने को लेकर जो एक वहां पर एक आशंका जताई जा रही है, उसमें कोई फर्क आएगा? नहीं, देखिए ये जहां तक नाम काटने की समस्या का सवाल है, तो हम लोग ये तो पहले से देखते रहे हैं, कई कई इलेक्शन से देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपना वोट कास्ट करने के लिए, देने के लिए जाता है और पता चलता है उसको वहां पे पोलिंग बूथ पे कि उसका नाम सूची से हटा दिया गया है। वो नाम तो चाहे जब मतलब कभी भी हट जाते हैं और फिर वो पता ही नहीं चलता वो संबंधित व्यक्ति। वो एक सनातन समस्या है, लोगों की तकलीफ है। हम लोग देखते ही हैं, हर चुनाव में देखते हैं, बहुत सारे लोग जो है प्रकट हो जाते हैं कि साहब हम गए और हमारा वोट ही नहीं है, हमारा नाम काट दिया गया, बताइए, और हमारे पास पर्ची है, ये हमारा नंबर है, सब है, मगर वो ये सब चलता रहता है। इसमें जो एक स्पष्टीकरण जो बिहार वाला जो ताजा ये जो चल रही है, जो ड्राइव चल रही है, यह विशेष गहन पुनरीक्षण जो चल रहा है, उसमें ये जो स्पष्टीकरण दिया है चुनाव आयोग ने, मतलब एक तो तुरंत दे देना चाहिए था ना, पहले दिन से ही। अगर आपने ये तय कर रखा था कि भाई 1987 के बाद जो लोग पैदा हुए हैं, जिनका जन्म हुआ है, उनको जो है अब अपना माता पिता का जो जन्म प्रमाण पत्र है वो दिखाने की या वो लगाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते 2003 की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज हो। तो ये मान लिया जाना चाहिए कि जो अभी तक की प्रक्रिया रही है उसमें मतलब राजनीतिक दल भी और व्यक्ति जो है खुद भी अपने आप में भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा ही लेता है। मतलब उसके दिमाग में आती ही है ये चीज कि 18 वर्ष का हो गया है तो मतलब नाम इसका दर्ज हो जाए, तो क्योंकि वो एक दस्तावेज भी हुआ करता है, कई जगह जो है वो काम आता है, लोग मतलब पूछते हैं, सवाल करते हैं।
तो जनरली मतलब 2003 वो 87 के पहले जिन लोगों का वो हुआ है जन्म, तो माता पिता दर्ज होंगे ही उनके नाम, और नहीं होंगे तो फिर उन्होंने वही कंडीशन लगाई है कि अगर आपके माता पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है तो आपको क्या वो फिर वही करना है आपको, मतलब माता पिता के भी देने हैं और खुद का भी देना है, वो सब है व्यवस्था, मतलब उसका पूरा वो उसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन ये हम मान के चल रहे हैं, मतलब अभी हम स्पष्ट नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। सैद्धांतिक हम तौर मान पे ऐसा कहा गया है कि ये बहुत आसान है और बहुत है, पर बिहार का हम लोगों ने ये भी खबर छापी है कि वहाँ पे जन्म और मृत्यु की रजिस्ट्रेशन कितना खराब है बाकी देश की तुलना में, जो कि शायद 3 से 14% तक बदलता रहा है। और बाकी देश का 60 से 60% के आसपास है जहाँ पे लोग जन्म और मृत्यु को रजिस्टर कराते हैं। तो इसमें बिहार में ये पहले से एक बड़ी दिक्कत है, जो व्यवस्थागत दिक्कत है, जिसके आधार पे माता पिता के और खुद के भी शायद जन्म के रजिस्ट्रेशन, जन्म प्रमाण पत्र लाना शायद आसान नहीं है, या एक एक प्रचलित वो नहीं है। दूसरा, इसको एक लेकर राजनीतिक सवाल बार बार उठ रहे हैं, जिसको लेकर हम देखेंगे, हमारी नजर रहेगी कि इस छूट के बाद क्या जो आशंका जताई जा रही है बिहार को लेकर, ये बहुत सारे लोगों को आप मतदाता सूची से बाहर करने की कोशिश के तहत इसको ऐन वक्त पे कर रहे हैं। ये लगभग उस तरह से है जैसे महाराष्ट्र में एकाएक लोग बढ़ गए और उसके बारे में चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब खुद और साफ नहीं दे रहा है, उसके जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प परिदृश्य है, और ये जाहिर तौर पे ये भी साफ है कि बिहार का जो चुनावी समीकरण या जो बिसात जिस तरह से बिजली लग रही है, वहाँ पे नीतीश कुमार जो हैं वो खासे, एक तो उम्र के कारण और उनका रसूख और असर पहले से खासा कम है। दूसरी बात बिहार के बारे में जानने की जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने बूते पर वहां पर सरकार नहीं बना पाई है, जबकि बिहार हिंदी पट्टी का सबसे सबसे प्रमुख राज्यों में से है। महेश, आप कुछ कह रहे थे? अरे मैं इसी में मैं आंकड़ा बता रहा था कि जो वहां पे जन पंजीकरण की स्थिति बिहार में मतलब बहुत दयनीय हालत है उसकी। वही 2000 में 3.7 था और देश में 56.2% था रजिस्ट्रेशन का जो परसेंटेज है वो। तो जब जिस राज्य में मतलब जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है या मतलब जो जो प्रसव हो रहे हैं वो जाहिर है कि घरों पे हो रहे हैं, और पहले होते भी थे गांव देहात में शहरों में जनरली। और फिर बिहार तो बिहार है, हम लोग जान रहे हैं कि मतलब बिहार में स्थितियां कैसी रही हैं और आज भी कैसी हैं। तो ये सरकार के ही आंकड़े हैं, ये कोई बाहर से नहीं है, इंपोर्ट नहीं किया गया है, सरकार के आंकड़े हैं कि वहां जन्म के पंजीकरण की क्या स्थिति रही है। तो जाहिर है कि लोगों के पास प्रमाण पत्र होगा नहीं, मगर हमको हमको अब ये मान के चलना चाहिए कि लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होंगे ही, और नहीं होंगे तो फिर उनको ये सब इसी उस पर चलना है। और दूसरा ये है कि ये कुछ कुछ दुधारी तलवारें होती ना कुछ, कि मतलब दोनों तरफ से काटती हैं। और जैसे महाराष्ट्र में एक समस्या ये थी कि साहब वोटर इतने 5 महीने में मतलब 39 लाख वोटर बढ़ गए। अब बिहार में की चिंता हो रही है कि कितने वोटर के नाम जो है इसमें से कटते हैं, कितने मतदाताओं के नाम कटते हैं, क्योंकि ये इससे नाम कटेंगे ही और टाइम बहुत कम है। दोनों बात है कि बढ़ेंगे कितने, टाइम बहुत कम है इसमें। जैसे आपका नाम कट गया तो फिर मतलब एक तो 25 दिन की पूरी वो है। अब नाम कट गया, आपको पता लग गया, मान लो आप कई सारे लोगों को तो देख तो रहे हम लोग कि जब वो वोट देने जाता है मनुष्य, रोजाना की समस्याएं मसले इतने ज्यादा है उसके पास कि मतलब वो इसी काम में थोड़ी भिड़ा रहेगा। आप समझिए, ये भी समझिए, वो तो जब वो चुनाव के वक्त मतदान केंद्र पे पहुंचता है तब उसको पता लगता है कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। दूसरा ये कि इसमें जो
जो लोग सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान में रहेंगे, और ख़ासतौर पर बिहार के लिए ये बात कहना ज़रूरी है कि ज़्यादातर वो लोग होंगे जो लोग हाशिए पर खड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जाति के हों, आर्थिक तौर पर हों, या फिर क्या बोलते हैं समुदायों के तौर पर हों, जहाँ पर ऐसा मुस्लिम समाज वहाँ पे समझ रहा है कि ये उनको निशाने पे, क्योंकि उसमें एक नई चीज़ जोड़ी गई कि कहीं वो विदेशी नागरिक तो नहीं है। अगर वो विदेशी नागरिक है और इतने सालों से आधार कार्ड और सब चीज़ों के साथ में रह रहा है, तो ऐन चुनाव के वक़्त उसको जो मुद्दा बनाने की बात है वो ये, और क्योंकि ये बात झारखंड के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने खासे मोटे तौर पर उठाई थी। हालाँकि वो चुनाव हार गए, वो जहाँ पर वो घुसपैठियों की बात करते-करते उन्होंने पूरे उसको अपना कैंपेन का एक बहुत केंद्रीय तत्व बनाया था, पर उसके बाद भी वो बात चुनाव हार गए थे। पर वो तो ये फिर से लग रहा है कि उस तरह के दोहराव की बात है। तो वो बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे अंदेशे हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग का जो रवैया है वो बहुत अधिक आश्वस्ति वाला नहीं है, कि वो उनको ये नहीं बता पा रहा है कि भई चुनाव जो है लोकतंत्र का एक उत्सव है जिसमें सबको शामिल होना चाहिए। तो वो अब कह रहा है कि सबको शामिल शायद इसमें ना भी होना पड़े। तो ये नए तरह के जो लोकतंत्र के उत्सव हैं जिसमें जिसमें एक नए तरह की एंट्री शायद पास बनाए जा रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है। इसके आगे चलते हैं और उड़ीसा में एक नौकरशाह को जिन लोगों ने ऑफिस में घुसे और उनको बाहर निकाल के उनकी जम के साथ हिंसा की, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग थे, और उसको लेकर जो है वीडियो वायरल हुआ है। और ये ध्यान रहे कि उड़ीसा में भी अब डबल इंजन सरकार है, और वहाँ पे हम अपने नौकरशाहों का जो सरकार में काम करते हैं उनकी डिग्निटी का, उनकी गरिमा का कितना ख्याल रखते हैं, इससे दिखलाई पड़ता है। पर इसके बाद ही हम चलते हैं कलकत्ता, जहाँ पे जो कि इस जुड़ी हुई खबर है, जहाँ पे एक बलात्कार की बड़ी जघन्य घटना हुई है, जिसमें एक सामूहिक बलात्कार हुआ है, और वो जो उसका जो मुख्य अभियुक्त है वो उसके टीएमसी के नेताओं के साथ करीबी संबंध बताए जा रहे हैं, जबकि वो एक कॉलेज में खुद नौकरी कर रहा था, और वो किसी टीएमसी की ही सिफारिश पे, वहाँ पे किसी नेता की सिफारिश पर वहाँ लाया गया था, और वो एक बाकायदा उसके लंबा इतिहास रहा है गुंडागर्दी और इस तरह की घटनाओं का। उसके बाद भी उसको खासी तवज्जो मिली, और जो टेलीग्राफ की हमने खबर लगाई है उसमें तो ये कहा गया है कि शायद वो अब भी आश्चर्य होना चाहिए कि अब भी वो छूट जाए जो बलात्कारी है। तो ये भी एक मतलब तमिल बंगाल में तो मुख्यमंत्री भी महिला हैं, और टीएमसी एक तरह की राजनीति करती है। तो वहाँ पे ये इस तरह का जो मामला है वो मेरे ख्याल से, और उसको लेकर सरकार का जो रवैया है वो बहुत अधिक साफ नहीं है। ये दूसरी बार हो रहा है, जब एक तो वहाँ के अस्पताल में जब हुआ था तो तब भी एक गड़बड़ जैसा रवैया था, और अब भी ऐसा ही दिखलाई पड़ रहा है, जहाँ पे बलात्कार जब हुआ है तो उसको लेकर बहुत तेजी से और आश्वस्त करने वाली कार्रवाइयाँ सरकार की तरफ से नहीं दिखलाई पड़ रही, और उसका फिर एक राजनीतिकरण हो रहा है। राजेश? हाँ, मतलब इसमें बड़ा हैरत अंगेज है ये कि वो मतलब उसका एडमिशन वो भी हो गया था, उसको वहां से निकाल दिया गया था, फिर वो आ गया, वो एक महिला की साड़ी फाड़ दी उसने, कपड़े फाड़ दिए, दुर्भावना की, चोरी का उस पे आरोप क्या लगा, माने ये सब केस मामले दर्ज किए गए पुलिस में छेड़छाड़ का, दुर्व्यवहार का, हमले का, अटैक करने का, चोरी का, और अब ये गैंगरेप का। मतलब इतने सारे मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, और उसकी जो गतिविधियां हैं वो जारी रही। उसने नौकरी भी पाली वहां, और वो जो वहां की जो लॉ कॉलेज की वो जो गवर्निंग काउंसिल है, जो बॉडी है, जो उसके एमएलए साहब जो तृणमूल कांग्रेस के हैं, जो सत्तारूढ़ दल है, उसके एमएलए साहब उसके अध्यक्ष हैं, उनके उस पे ही जो है वो वापस हो जाता है। वहां की जो यूनियन है, छात्र संघ है, उसका वो अध्यक्ष रहता है, और उसके बाद
जो है उसका जो डिग्री पूरी हो जाती है तो वो कॉलेज में उसकी गतिविधियां जारी रहती हैं, आना जाना वगैरह सब चलता रहता है उसका। तो ये कैसे चलता रहता है कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह पे जो है, फेसबुक वगैरह पे तृणमूल के नेताओं के साथ, मतलब जैसा होता है कि हम लोग ये सब ये जो देखते ही रहते हैं कि ये करते हैं, और फिर उसका जो है वो, माने आप देखिए कि किसी साधारण आदमी के साथ, किसी साधारण व्यक्ति के साथ, किसी साधारण बच्चे के साथ अगर ये चीजें हो, मतलब उसके खिलाफ मामले दर्ज हो, तो वो ऐसे कर सकता है जब तक उसका सिस्टम का उसको संरक्षण प्राप्त ना हो। तो दूसरा वो कर रहा है, तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि भाई कोई उनको आश्चर्य नहीं होगा, हैरानी नहीं होगी कि ये फिर से ये बच निकल जाए। दूसरा उसमें महुआ मोइत्रा जैसे जो मुखर नेता है, हाँ, उन्होंने उसकी निंदा की, तो उनके पीछे भी फिर टीएमसी के ही नेता लोग पीछे पड़ गए कि महुआ की निंदा करने में की। तो बहुत एक आश्चर्यजनक बात है कि हम लोग किस तरह के उसमें एक विमर्श में जा रहे हैं, जिस तरफ जा रहे हैं, और उसमें वो जो उसकी शिकार हुई है उसके प्रति सहानुभूति के जो लक्षण है वो सरकारी तरफ से या राजनीति की तरफ से नहीं दिखलाई पड़ रहा। वो ये एक अपने आप में रेखांकित करने वाली बात है। इसके अलावा भोपाल में, क्योंकि भोपाल का जो पूरा कचरा है वो जहरीला कचरा जो यूनियन कार्बाइड का था, जिसको लेकर खासा लोग कोर्ट चले गए थे कि इसको वहां पे पीथमपुर में जो इंदौर के पास है कि वहां पे उसको आप डंप या डिस्पोज नहीं कर सकते, पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यही करना पड़ेगा। तो वो शायद अब वो कार्रवाई पूरी हो गई है, शायद बिना किसी हो हल्ले के। तो ये भी कितनी पुरानी घटना थी जब ये यूनियन कार्बाइड में गैस रिसी थी, और 84 की बात राजेश। हाँ, 1984 दो तो और में तीन दो दो और राजेश उस तीन समय भोपाल में थे जब ये घटना हुई थी, और उसके बाद ये अब जाकर वो हम लोग शायद साले छठी सातवीं आठवीं या कहीं बीच में रहे होंगे उस दौरान। तो तब की घटना, और अब जाकर वो फाइनली उसका जो एक हाँ, उसकी तो विसर्जन हुआ है, उस पूरे अभी भी अवशेषों का अभी जो अभी अभी भी विसर्जन नहीं हुआ है। वो जो उसकी 337 जो मीट्रिक टन कचरा पूरी तरह जलाया गया है, उसमें जानकारी ये दी गई है कि वो कचरा जलाया तो उसकी राख बन गई। अभी उसकी राख है और उनको बोरियों में समेट के, राख को जो है बोरियों में समेट के रखा गया है, और ये कहा गया है कि ये सुरक्षित है। और इसको जो है फिर लैंडफिल इसके लिए बनाया है, विशेषज्ञों ने कि उस पे परामर्श में उनकी देख रेख में लैंडफिल बनाया गया, और वो दबा दिया जाएगा उसको। अभी लेकिन बोरे में रखा, अभी राख राख रखी है। मतलब इसमें तो एक एक और एक, एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई जा सकती, केवल कचरे के निष्पादन पर। माने 1984 में त्रासदी होती है, और 2025 41 वर्ष हो गए उसको राख बनने में, उस रासायनिक कचरे को राख बनने में 41 वर्ष लगे। तो राख अभी भी बोरे में रखी है, अभी भी मतलब उसको अभी है उसमें। अभी अभी कार्रवाई बची है उसमें करने की, शायद 50 साल होते होते तक वो कर ही लेंगे, ऐसा उम्मीद करनी चाहिए। तेलंगाना की केमिकल फैक्ट्री में एक विस्फोट हुआ है, इसमें 13 मजदूर मारे गए हैं और 34 उसमें घायल हुए हैं। ये एक खबर है। दूसरी खबर तेलंगाना से एक बहुत ही जो नाटकीय खबर है, जो सबसे भाजपा के जो सबसे शीर्ष टॉप जो थे नॉच, जो हेट मॉन्गर थे, जो सबसे बड़े नफरत के सबसे बड़े सबसे जहरीले पैरोकारों में से जिनका नाम था, जिनको जो के पास में बड़ा पद तो नहीं था, पर वो मतलब गजब के, जिसको कहते हैं कि हेट स्टार, अगर बीजेपी में अगर कोई स्टार सिस्टम होता होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा नफरत का जहर कौन उगल सकता है, तो उसमें टी राजा सिंह का नाम सबसे ज्यादा आता था। पर टी राजा सिंह को क्योंकि कोई एक पद नहीं मिला, तो वो जैसे कि हम लोग पढ़ते थे मिथकों में कि वो कोप भवन में चले गए तो
तो टी राजा सिंह भारतीय जनता पार्टी के कोप भवन में चले गए और उन्होंने कहा कि मुझे पार्टी में नहीं चाहिए, मैंने इतना कुछ पार्टी के लिए किया, मतलब वो जो किया मतलब कि जो उन्होंने नफरत वाली बातें की, तो उन्होंने जो पार्टी के लिए जो त्याग बलिदान, तपस्या, समर्पण का भाव रखा अपनी नफरत के बयानों के जरिए, वो उनको लगता है कि मुझे ठीक से मुझे ठीक से आँक का मेरा मूल्यांकन ठीक से नहीं हुआ, तो इसलिए अब मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहा हूँ। तो अब मुझे पता नहीं कि इस बात से दो चीजें, कि भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान होने वाला है या राजा सिंह जो हैं वो अब और ज्यादा निखर कर सामने आएंगे, या फिर वो उनका जो टैलेंट है वो कहीं और किसी और तरह से इस्तेमाल होगा। तो ये एक पर ये बहुत दिलचस्प है कि ऐसा कैसे है कि मतलब ये तो अगर अगर नफरत का कोई आईपीएल होता तो टी राजा सिंह सबसे महंगे खिलाड़ियों में से होते, उसके जो है राजेश। नहीं, देखिए ये एक तो ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए। राजनीति में हम लोगों को पता है, हम लोग देख रहे हैं कि ये गलतफहमियां हो जाती हैं कि भाई वो अपने को पार्टी से ऊपर, संगठन से ऊपर मानने लगते हैं लोग। बड़े बड़े नेताओं को हमने इतिहास में देखा है कि जहां उनमें ये भाव आया और उन्होंने अपनी एक अलग लाइन ली, तो वो कहीं के नहीं रहते। बड़े बड़े नेताओं का इतिहास भरा पड़ा है। अब टी राजा सिंह को भी गुमान हो गया होगा कि भाई मतलब बताइए, हम इतनी सेवा कर रहे हैं राष्ट्र की और पार्टी की सेवा कर रहे हैं, मगर हमारी चिंता ना करके एक किसी दूसरे ही व्यक्ति को जो है पार्टी की कमान सौंपी जा रही है। उनकी तकलीफ का विषय ये हो गया। मगर इसमें क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि अब टी राजा सिंह ने पार्टी छोड़ दी। पार्टियों का जो संसार सागर है वो बहुत विशाल होता है, हृदय बहुत बड़ा होता है। वो ऐसे कई टी राजा सिंह पैदा कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना? भाई ये टी राजा सिंह जिनको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं ना, ये तो फ्रिंज एलिमेंट है, फ्रिंज एलिमेंट है। जितने सांप्रदायिक बयान टी राजा सिंह ने, एक से एक भयानक, मतलब विचलित कर देने वाले बयान दिए हैं, आप उठा के देखिए। तो फ्रिंज एलिमेंट है, पार्टी को कोई जरूरत नहीं है, मतलब कोई तरजीह दी ही नहीं गई। नहीं, पार्टी ने उनको पद नहीं दिया, पर बीजेपी ठोकर तो टी राजा सिंह ने पार्टी को मारी, पार्टी ने ठोकर नहीं मारी राजा सिंह को। तो पार्टी के लिए वो एक एक जिसको बोलते हैं ना कि अंग्रेजी में कि यूजफुल इडियट तो थे वो लगातार, और पार्टी के लिए पार्टी ने नहीं निकाला उनको, उन्होंने पार्टी छोड़ी थी। ये इस बात को, ये जरूरी बात समझनी है कि राजा सिंह ने पार्टी छोड़ी, और ये बात भी आपकी ठीक सही है कि राजा सिंह जैसे बहुत सारे और लोग आ जाएंगे जब अगर आप चाहेंगे, क्योंकि पर ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये भाजपा ऐसा करती नहीं, क्योंकि जिन भी लोगों ने इस तरह की स्पीचेस वगैरह दी हैं उनके लिए जो सबसे बढ़िया जो वाक्य कहा जाता है कि हमने उनको मन से माफ नहीं किया, पर बाकी तरक्कियां उनको मिलती रहती हैं। जैसे कि अब हेमंता बिस्वा शर्मा ही है, तो वो और राजा सिंह अगर देखा जाए तो उनके बीच में जो एक तरह का जो एक टैलेंट का कंपटीशन हो सकता है दोनों के बीच के लोग कौन कितना नफरत की बातें कर सकता है। पर हेमंत बिस्वा शर्मा इतने बड़े पद पे बैठे हैं, जबकि राजा सिंह को जो है इस तरह की कोई, जबकि वहां पे हालांकि पार्टी की सरकार भी नहीं है, और उसके बाद भी कोई ऐसा जिसको बोलते हैं ना कि आप एक मान्यता या एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप पार्टी के लिए बहुत जरूरी। तो उसको ये बहुत बुरा लगा शायद कि दिल पे ले ली उसने बात कि मुझे जो है मुझे भाव नहीं दिया गया। बताइए, मैंने इतना पार्टी के लिए इतना सारा कुछ किया, मैंने अपनी जुबान इतनी गंदी की, उसके बाद भी मुझे लोगों ने जो है इसको उनसे थोड़ी सी एक कमी ये रह गई कि वो अगर राहुल गांधी से जाके मिल लेते और अपने बच्चे को, अगर बच्चा है छोटा, उसके जब वहां मुलाकात करते और फिर उसको जो है एक्स पे या ट्विटर पे डालते और थोड़ा सा बताते, तो वो एक कमी रह गई जी। नहीं तो हो सकता है हेमंत बिस्वा शर्मा के जो है समकक्ष उनका भी मामला रहता। राजा लेकिन सिंह के साथ ये भी है कि मतलब ये सोचने की बात है कि मैं उसमें ये केवल कहना चाह रहा हूँ कि उनको हो सकता है ये लग रहा हो कि उन्होंने ठोकर मार दी है, लेकिन पार्टी जो है ना वो वहां है नहीं है, मतलब कि इस तरह की ठोकरों की कोई चिंता नहीं है वहां। मतलब
आप मारते रहिए और फिर अल्टीमेटली, क्योंकि वहां से तो यही हो जाता है कि भाई हमने मन से माफ नहीं किया आपको। मन से अब माफ मन नहीं तो किया, और शायद टी राजा सिंह की तपस्या में भी कुछ कमी रह गई, जिस कारण ऐसा हुआ होगा उनके साथ। कुछ हुआ है तो ये पवन खेड़ा का वो कालजयी डायलॉग है ना, तपस्या में कमी रह गई होगी मेरी ही। ये पवन खेड़ा का नहीं, कालजयी डायलॉग। मोदी जी का हाँ हाँ, मोदी जी का, पवन सॉरी खेड़ा। यार। उसके बाद पवन उसके बाद पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी दोहराई ये का बात। नरेंद्र मोदी का ये बहुत ही शास्त्रीय तरीके वो है कि जब वो किसानों के उन्होंने जब माफी मांगी, तो इसलिए नहीं मांगी कि ये जी कानून हमने गलत गलत किए, इसलिए कहा कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई कि हम आपको समझा नहीं पाए कि ये जो कानून थे वो आपके कितने काम के थे। ये अपने आप में मतलब जिसने भी ये जो भी उनका स्पीच राइटर था, वो मतलब मेरे ख्याल से उसको तो 100 में 100 नंबर इसके दिए जाना चाहिए थे कि कितना बढ़िया से लिखा। तो उसमें न तो माफी थी, और मतलब ये भी था कि भाई हमारा जो जो मुख्य आधार था कि कानून तो बिल्कुल हमारा सही था, किसान कानून जो है हम समझा नहीं पाए, ये हमारी असफलता थी, और इसकी उन्होंने माफी मांगी, जो कि बहुत बड़ी बात। मतलब किताबें बाद में सही इसे थी। बाद में इसे पवन खेड़ा ने भी यही लाइन अख्तियार की, जब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया तब उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। तो मुझे वही ध्यान वो आया कि कालजयी संवाद आया था बड़े इससे। डायलॉग जो होते हैं, हाँ, बड़े डायलॉग जो होते हैं उनमें दोहराया ही जाता है। हाँ। इसके साथ आज का न्यूज़लेटर आपको इसलिए भी पढ़ना चाहिए हमारा हर कार्य का, क्योंकि इसमें भंवर मेघवंशी का हमने फॉरवर्ड प्रेस से लेख 10 का 10 छापा है। और वो अभी दत्तात्रेय जो होसबाले ने जो कहा था कि संविधान में और ये आरएसएस का जो बहुत बहुत दिलचस्प बात है, उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान जो है संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे, इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि वो बात वहां पे गए थे इमरजेंसी की करने, और फिर उन्होंने जो है वहां पे कहा क्योंकि ये इमरजेंसी दौरान आए थे, इसलिए इसको हटा देना चाहिए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। भंवर मेघवंशी का एक लंबा लेख आया है इसमें, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे हम लोग बात भी करें इस बारे में। तो जिन्होंने कहा है कि ये जो दो शब्द जोड़े गए हैं, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ये सबसे बड़े बाधक हैं भारतीय जनता पार्टी और ये जो सांप्रदायिक समर्थवादी एजेंडे में सबसे ज्यादा बाधक हैं इसमें। तो गौरव, इसको लेकर किस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भंवर खुद जो है वो आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, और जी दलित समुदाय से आते हैं, और फिर वो अब जो हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उसके बारे में उनकी कई किताबें हैं, जिसमें एक कार सेवक भी थे, हिंदी में आई है, और उनकी जो है कि तो उसमें काफी सारे उन्होंने बीजेपी और आरएसएस की खासी खासी जो है वो पोल खोल ली है, जिसमें कि एक जिक्र हाँ, उनका ये उन्होंने था लिखा कि है सीधे कि भाई, जी, उन्होंने सीधे ही लिखा है एक कि भाई ये केवल दस्तावेज नहीं है, संविधान केवल दस्तावेज नहीं है, और जो ये दो शब्द जोड़े गए थे वो भारत के समावेशी और कल्याणकारी चरित्र को ही मजबूत करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इससे मतलब कोई आ, संविधान मतलब कि कमजोर हो रहा है। बाकी वो तो उसके मतलब चरित्र को और अच्छा उजागर करके ही ये दो शब्द जुड़ने से बताते हैं कि भाई नहीं, हम तो कल्याणकारी जो चरित्र है एक देश का हाँ, तो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। भंवर का ये जी। कहना है कि ये जो भी लोग उस समय तक हाशिए में हैं, उनको उनको वो शामिल कर रहा है, ज्यादा लोगों को अपने उसमें लेकर आ रहा है, और उसमें उन सारे लोगों को शामिल कर रहा है जिनकी आस्थाएं जो हैं अलग अलग हो सकती हैं। तो ये एक दिलचस्प मामला है, क्योंकि इसको लेकर भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें इस समय देश में कर रहे हैं। जब 50 साल इमरजेंसी के हो गए, तो इमरजेंसी के बहाने एक जो चीज अच्छी हुई संविधान में जोड़ने की, जिसको भंवर मेघवंशी अच्छा बता रहे हैं, पर वो आरएसएस के लिए वो एक हमेशा से एक तकलीफ देह चीज थी, क्योंकि उनका जो अपना एजेंडा है हिंदू राष्ट्र का, या जो गोडसेवादी प्रवृत्ति है, उसको वो ठीक से उसकी नुमाइंदगी इससे ठीक से नहीं होती। हालांकि अगर आप उनके संविधान, पार्टी के संविधान में जाकर जब देखेंगे, तो वहां भी ये सब लिखा हुआ है कि इसी के बारे में। तो पार्टी को कागज पे वो कह रहे हैं, पर ये लगातार कहीं ना कहीं से आवाजें उठती रही। तो ये बिल्कुल एक तरफ टी राजा सिंह जैसा एक है जो उन्मादी, नफरती, जहरीला इंसान है, और दूसरी तरफ ये जो देश को चलाने को लेकर एक जो आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में लोग बात करते हैं, उनके हिसाब से जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो सेक्युलर क्यों होना चाहिए,
वो सोशलिस्ट या क्यों होना चाहिए, उनका ये सवाल लगातार शुरू से बना रहा है। हाँ राजेश। नहीं, एक तो ये बात, ये बिल्कुल ये जायज बात है कि भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना चाहिए। खैर, लेकिन जो होसबोले ने वो जो बात कही ना कि साहब इसको इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के टाइम, अंबेडकर ने तो संविधान में ये लिखा नहीं था, ऐसा उन्होंने कहा होसबोले साहब ने। अंबेडकर जी ने तो लिखा नहीं था, इन्होंने जबरन उसमें ये उछेड़ दिया घूस और दिया। इसकी कोई जरूरत। हाँ, तो इन्होंने अपने उसमें आर्टिकल में ये लिखा है कि भाई जब 1949 में 1949 में संविधान का काम हो रहा था, आरएसएस ने तो तभी उसका मतलब विरोध किया था, जो मतलब भोजबले जी ने कहा कि साहब अम्बेडकर जी के संविधान में ये चीजें नहीं थी। तो 1949 में ही संघ ने ये कह दिया था, उनका जो मुखपत्र ऑर्गेनाइजर, उसमें लिख दिया गया था कि भाई इस संविधान में भारतीयता का अभाव है। तो मतलब ये उस संविधान की आलोचना संघ ने तब ही कर दी थी 1949 में ही, और उसको एक तरह से खारिज कर दिया था। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई मतलब इनका तो पुराना है, इनका पुराना एजेंडा है ये। वो जो मनुस्मृति वाली जो बात है ना, वो वाली बात उन्होंने कही है रघुवंशी जी ने, जो संघ के स्वयं सेवक रहे हैं। हाँ, संघ स्वयंसेवक रहे हैं और उनके साथ भी काफी उनकी किताब आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि समझ में आए कि जब जिनकी जो लोग धर्म की राजनीति तो कर रहे हैं पर उनकी खुद की जाति समझ और उनकी जो एक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव वगैरह हैं, वो किस तरह से वो लोग करते हैं। एक छोटी सी खबर केरला की है, जहां पर एक फिल्म है जानकी वर्सेस स्टेट। तो जानकी बनाम स्टेट ऑफ केरल, तो उसको लेकर जानकी का इस्तेमाल करने पर सेंसर बोर्ड ने कहा कि नाम जानकी को बदलिए। कोर्ट ने पूछा है उनसे कि वो लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने पूछा है कि जानकी नाम में कैसी क्या दिक्कत है जिसको लेकर आप वो कर रहे हैं। और एक खबर छोटी सी आयतुल्ला खुमैनी के बाराबंकी कनेक्शन की है कि वो उनके जो रिश्तेदार थे, और जब वाजपेयी जी सरकार में थे, आयतुल्ला खुमैनी जिंदा थे, तो भारत सरकार ने उनके रिश्तेदार और विदेश मंत्रालय के किसी साहब को उनके पास भेजा था। पर तब नई नई क्रांति की बात थी और खुमैनी ने न सिर्फ उनसे मिलने से इनकार कर दिया, पर उनको डांट के भगा भी दिया कि आप, हम लोग इस समय नहीं क्रांति नहीं, कर मिले रहे हैं और थे, आपको ये सब मिले तो नहीं। थे, उन्होंने कहा लेकिन कि मिले गर्मजोशी से नहीं मिले। जब ये लोग पहुंचे तो आयतुल्ला खुमैनी डांटा मिले कि और आप उन्हें हाँ, इस बात का डर था ना कि ये बाहरी पहचान से मुझे क्यों जोड़ रहे हैं, अभी तो मैंने रेवोल्यूशन किया है भाई, तुम कहाँ चले आए। मतलब मैं ऑथेंटिक ईरानियन की तरह खुद को पेश करना चाह रहा हूँ और ये मुझे बता रहे हैं कि हमारे बाराबंकी के रिश्ते हैं। तो वो उसको लेकर उन्होंने डांटा और उनको भगा दिया, और वो डर मतलब इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई क्रांति हमारी जो है वो कहीं खटाई में न पड़ जाए इस चक्कर में। नहीं, ये कितनी दिलचस्प चीज दिखाती है ना, मतलब आदमी का डर कितना होता है ना कि पहचान से जुड़ा हुआ कि नहीं नहीं मैं इसी राष्ट्र का हूँ, यही रेवोल्यूशन किया है। लोग क्या कनेक्शन कहेंगे अगर कहीं भी मुझे है, पता चल गया कि खुमैनी साहब जो है वो एक्चुअली भारत भारतीय है, से नहीं, भारत से रिश्ते हैं। आई थिंक उनका ननिहाल रिश्ते हैं, का हाँ था मतलब यहाँ। कनेक्शन। हाँ राजेश। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा मतलब जला दिया गया है, पूरा जहरीला कचरा राख हो गया है, और राख जो है बोरों में बंद है, और लंगड़ परेशान है, लंगड़ अभी भी टहल रहा है। ठीक है, तो इस पे आज की हम अपनी सुबह की सभा यहाँ खत्म करते हैं। आज की न्यूज़लेटर पे आज की खबरों पर हमारी निगाह बनी रहेगी, और जैसा कि हम देख रहे हैं, हम लोग ये भी एक थोड़ा सा डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्राएं रही, ये अभी 5 देशों में भी और गए, अभी हाल ही में गए हुए थे वो। हालांकि देश के कई हिस्सों में जहां उनको जाना चाहिए वहां तो नहीं दिखाई पड़े, पर जैसे कि बीच में वो ट्रंप के न्योते को छोड़कर जगन्नाथ गए थे, उड़ीसा गए थे, पर वो पर वो और उसके कारण फिर ट्रंप ने जो है पाकिस्तानी जो सेना अध्यक्ष को खाने पे बुला लिया। तो ये, और जब ये भारत पाकिस्तान का संघर्ष छिड़ा तो उसमें
19 बार तो ट्रंप ने कह दिया कि मैंने रुकवाई थी जंग जो है दोनों के बीच में, और पर ये देखने वाली बात है कि इजराइल और अफगानिस्तान की सरकारों के अलावा भारत के मतलब पाकिस्तान के खिलाफ बोलने वाले और भारत के समर्थन में आने वाले कोई देश नहीं थे। हालांकि इसके बाद बहुत सारा जो पीआर और आउटरीच का कैंपेन हुआ, इसको लेकर भी खासी बहस और चर्चा में रही। देश को अभी तक ये नहीं बताया गया कि उसका हासिल क्या रहा, किससे मिले, क्या बात हुई, कौन किसको हम किनका दिल किनका हृदय परिवर्तन ये सर्वदलीय जो है जो प्रतिनिधिमंडल जो गया था वो करवा पाया। इसके बारे में न सरकार बता रही है न मीडिया पूछेगा, और हम फिर नई खबरों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से। तो हमारे साथ रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी बात पसंद आई तो हमको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करें। जुड़े रहें हर कारा के साथ और हम फिर मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।